हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन प्रोसेस अर्थात विसरण प्रक्रिया। आज हम बात करेंगे विसरण की प्रक्रिया के बारे में कि विसरण प्रक्रिया होती क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और डिफ्यूजन प्रोसेस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो पीडीएफ हैं वो आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन, यानी विसरण किसे कहते हैं, विसरण होता क्या है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। तो सबसे पहली बात क्या निकल के आती है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है, एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system। अर्थात विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नवाचार को एक संचार माध्यम के द्वारा पूरे समय सामाजिक तंत्र के सदस्यों में संचारित किया जाता है। सबसे पहली बात क्या है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो इनोवेशन है अर्थात जो नवाचार है उसको कम्युनिकेट करते हैं, हम संचारित करते हैं सर्टेन चैनल्स यानी माध्यम के द्वारा, ओवर टाइम अमॉन्ग मतलब पूरे समय तक, किसके बीच में, मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक तंत्र के जो सदस्य हैं उनके बीच में हम एक इनोवेशन को यानी जो नवाचार है उसको प्रसारित करते हैं और ये एक प्रक्रिया है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक विशेष प्रकार की संचार प्रक्रिया है। इन दैट द मैसेज आर कंसर्न्ड विद न्यू आइडियाज, अर्थात जिसमें संदेश क्या होता है, हमेशा नए विचारों का होता है। और ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है यानी एक विशेष संचार प्रक्रिया है। अब विशेष संचार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज होता है वो क्या होता है, न्यू आइडिया होता है यानी जो नया विचार होता है उसी मैसेज को, उसी संदेश को हम संचारित करेंगे, उसी संदेश को हम कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर। जबकि कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर हम ओल्ड और न्यू दोनों टाइप के जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में हम ऑलवेज क्या करेंगे, जो न्यू आइडिया होगा केवल उसी को, नए विचारों को ही प्रचारित करते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक विशेष संचार प्रक्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स इन द डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी आपकी जो विसरण प्रक्रिया है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। सो द 4 एलिमेंट्स इन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस आर, नंबर 1 इज इनोवेशन अर्थात नवाचार, नंबर 2 इज कम्युनिकेशन चैनल्स अर्थात संचार माध्यम, नंबर 3 टाइम अर्थात समय एंड नंबर 4 सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक तंत्र। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में 4 एलिमेंट होते हैं और वो 4 एलिमेंट आइए आपके सामने हैं। हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनोवेशन के बारे में। व्हाट इज इनोवेशन। एन इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ अडॉप्शन। अर्थात नवाचार एक नया विचार, प्रयोग अथवा एक उद्देश्य है जिसे एक व्यक्ति के द्वारा नए के रूप में जाना जाता है अधिग्रहण करने के लिए। परसीव्ड न्यूनेस ऑफ द आइडिया फॉर द इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज और हर रिएक्शन टू इट। द न्यूनेस एस्पेक्ट्स of an innovation may be expressed in terms of knowledge, persuasion or a decision to adopt। हम रिएक्शन की अगर हम बात करें, न्यू आइडिया की अगर हम बात करें तो न्यू आइडिया क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, उसके पास ये कोई इंडिविजुअल है
और इंडिविजुअल के पास में कोई नया आइडिया जाता है। अब उस व्यक्ति ने अगर उस नए आइडिया को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही उसे रिजेक्ट किया, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी इंडिविजुअल के पास अगर कोई नया आइडिया जाता है, कोई भी नया विचार जाता है, तो वो या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। पर मान लीजिए यदि इस व्यक्ति ने ना तो उस आइडिया को एक्सेप्ट ही किया और ना ही उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, उसने उस आइडिया को सुना तो, लेकिन उसे आइडिया को उसने इग्नोर कर दिया, उस न्यू आइडिया को, लेकिन वही आइडिया दोबारा से लौट करके अगर उसी व्यक्ति के पास दोबारा जाता है और वहाँ पर फिर वो एक निर्णय लेता है, एक डिसीजन लेता है कि या तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा, दोनों ही कंडीशन में वही आइडिया जो दोबारा से पहुँचा है उस इंडिविजुअल के पास में, वो न्यू ही कहलाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि आपका कोई आइडिया है, वो आइडिया किसी इंडिविजुअल के पास गया और उस इंडिविजुअल ने उसके ऊपर रिएक्शन अगर दे दिया, या तो उसे एक्सेप्ट कर लिया या उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में दोबारा से वही चीज़ घूम के उसके पास फिर दोबारा गई और उसने उसको फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आइडिया जो है वो न्यू नहीं होगा, वो आइडिया क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो उस आइडिया के ऊपर पहले ही एक बार विचार कर चुका है, यानी उसका एवेल्युएशन कर चुका है और एवेल्युएशन करने के बाद में उसने उसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। हम यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि इनोवेशन क्या होगा। इनोवेशन वो होगा जिसके ऊपर उसने कोई रिएक्शन ना दिया। क्लियर। इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज और हर रिएक्शन टू इट। उसको डिटरमाइन करना होगा किस चीज़ को, उसके रिएक्शन को। अगर उसका रिएक्शन आ जाता है और रिएक्शन अगर आ जाता है तो फिर वो आइडिया जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो पुराना हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हो जाएगा। और अगर उसने रिएक्शन नहीं दिया तो वो आइडिया न्यू ही रहेगा, भले ही दोबारा वो लौट करके वो विचार उस इंडिविजुअल के पास आया हो। क्लियर। तो इनोवेशन क्या है, इनोवेशन के अंदर हमेशा न्यूनेस होती है आइडिया की, और द न्यूनेस एस्पेक्ट ऑफ एन इनोवेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इसको हम नॉलेज के रूप में भी ले सकते हैं, परसुएशन के रूप में भी ले सकते हैं और डिसीजन के रूप में भी ले सकते हैं, अडॉप्ट करने का डिसीजन के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट टू नो अबाउट द परसीव्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन वुड बी अप्रोप्रिएट विच आर डिस्क्राइब्ड इन द सक्सीडिंग पैरा। कि इनोवेशन के अंदर क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, रिलेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिलेटिव एडवांटेज, अर्थात सापेक्ष लाभ। सापेक्ष लाभ की हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बेटर देन द आइडिया इट सुपरसीड्स। द डिग्री ऑफ रिलेटिव एडवांटेज मे बी मेजर्ड in economic terms, but social prestige factors, convenience and satisfaction are also often the important components। अर्थात कोई भी इनोवेशन जो है उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए लाभ। उस व्यक्ति को अगर उसमें लाभ दिखेगा तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उस नए विचार को अडॉप्ट करेगा, अन्यथा वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और सामान्य रूप से अगर हम लाभ को देखें तो किस तरीके से देखेंगे, उसको हम इकोनॉमिक टर्म में देखते हैं, यानी आर्थिक रूप से देखते हैं। लेकिन अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो सामाजिक रूप से सम्मान, आपका जो प्रेस्टीज है ये भी हो सकता है, कन्वीनियंस अर्थात सुविधा हो सकती है, और सेटिस्फैक्शन अर्थात आत्मसंतुष्टि भी हम इसको कह सकते हैं एडवांटेज के रूप में। आपने मान लीजिए कोई भी नया आइडिया है, वो आइडिया ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक वे में ही हो, तो उसे केवल आर्थिक कहते हैं लाभ ही हो, उसे कहते हैं ये भी लाभ हो सकता है कि उसकी समाज में इज्जत बढ़ जाए, प्रेस्टीज हो, उसका सम्मान करें लोग उस चीज़ को अपनाने से, या उसका सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसे आत्मसंतुष्टि मिल जाए, या उसकी सुविधाएं बढ़ जाएं। तो
तो ये भी एक एडवांटेज के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सेकंड एट्रीब्यूट की। सेकंड है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी को हम बोलते हैं अनुरूपता। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बीइंग कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेज एंड नीड्स ऑफ पोटेंशियल अडॉप्टर्स। अनुरूपता की बात अगर हम करें तो कोई भी जो इनोवेशन है वो क्या है, कॉम्पैटिबल होना चाहिए। कॉम्पैटिबल किस चीज़ के, अर्थात ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि ये जो नया विचार है वो उसके पूर्व के विचारों, उसके सामाजिक मूल्यों और उसकी आवश्यकता के अनुरूप हैं, तो वो इन विचारों को क्या करेगा, जल्दी अडॉप्ट करेगा। कि तीसरा गुण क्या होना चाहिए इनोवेशन के अंदर, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात जटिलता। तो देख लेते हैं इसको। It is the degree to which an innovation is perceived as difficult to understand and use. In general, new ideas that are simpler to understand will be adopted more rapidly than innovations that require the adopter to develop new skills and understandings. अर्थात अगर हम जटिलता की बात करते हैं तो कोई भी विचार व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपनाने की जो प्रक्रिया है, जो यूज करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, वो बहुत ही कठिन है। तो व्यक्ति उसको डिफ़िकल्ट अगर होगा तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इनोवेशन होगा, जो भी नया विचार है, उसकी जो प्रोसेस है यूज करने की, उस प्रोसेस को क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उसको इजी होना चाहिए। अगर वो इजी होगा अपनाने में तो वो उस चीज़ को आसानी से अडॉप्ट कर लेगा, और अगर वो इजी नहीं होगा, वो हार्ड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा उसका प्रोसेस जो उसको अपनाना, तो व्यक्ति उसको जल्दी नहीं अपनाएगा। तो अडॉप्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, यानी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए उसको समझना और उसको यूज करना। आपका गुण क्या होना चाहिए, वो है ट्रायलेबिलिटी। ट्रायलेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं परीक्षणता। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच एन इनोवेशन में बी एक्सपेरिमेंटेड विद ऑन अ लिमिटेड बेसिस। एन इनोवेशन दैट इज ट्रायलेबल represents less uncertainty to the individual who is considering it for adoption, as it is possible to learn by doing. ट्रायलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वे नवाचार शीघ्र ग्रहण कर लिए जाते हैं जिनका परीक्षण एक सीमित संसाधनों में हो जाता है, और जो क्या होता है, जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं। यदि उसके परीक्षण के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी तो व्यक्ति उन्हें ग्रहण करने में रुचि नहीं लेगा, और उन विचारों की अधिग्रहण जो दर है, अडॉप्शन की जो रेट है, वो कहते हैं घट जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, नंबर 5 की अगर हम बात करें कि पांचवा गुण जो इनोवेशन के अंदर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो पांचवा गुण है आपका ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी अवलोकनता। अवलोकनता के बारे में हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच द रिजल्ट्स ऑफ एन इनोवेशन आर विजिबल to others. The easier it is for individuals to see the results of an innovation, the more likely they are to adopt. अवलोकनता का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का ट्रायल नहीं ले पा रहे हैं, और ट्रायल लेने के बाद में क्या है कि उसके जो रिज़ल्ट हैं, उस रिज़ल्ट को अगर आप शो कर पा रहे हैं, विजिबल हैं, दिखाई देने वाले हैं, तो अडॉप्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। क्लियर, लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 वैरायटी हैं, एक आपकी ओल्ड वैरायटी है और एक आपकी न्यू वैरायटी है, और आप इसका ट्रायल लेंगे और दोनों के ट्रायल के आधार पर जो रिजल्ट निकलेगा दोनों का, कि आपकी जो न्यू वैरायटी है वो कितनी उसकी पैदावार हुई, प्रोडक्शन उसका कितना हुआ, और जो ओल्ड है उसका कितना प्रोडक्शन हुआ, तो दोनों के रिजल्ट में आप अगर कंपेरिजन करके लोगों को दिखा देंगे, कंपेरिजन के द्वारा क्या है, लोगों के सामने कहते हैं ऑब्जर्व करा देंगे, उनको दिखा देंगे कि कौन सी बेटर है, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे।
बिलीव उनको ज़्यादा होगा और वहाँ पर अडॉप्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ गुण हैं जो कि इनोवेशन के अंदर होने चाहिए, जिनके बारे में हमने बात करी थी कि नंबर 1 आपका रिलेटिव एडवांटेज, नंबर 2 आपका कॉम्पैटिबिलिटी, और नंबर 3 आपका कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 4 आपका ट्रायलेबिलिटी, और नंबर 5 आपका ऑब्जर्वेबिलिटी। ये जो 5 गुण हैं ये किसी भी इनोवेशन के अंदर अगर होते हैं तो वहाँ पर हम अडॉप्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था डिफ्यूजन प्रोसेस का। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एलिमेंट के बारे में, दैट इज कम्युनिकेशन चैनल अर्थात संचार माध्यम। कम्युनिकेशन चैनल इज द मीन्स बाय विच मैसेज गेट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आइडियाज़ को शेयर करना, और जिससे क्या हो सके, जिससे कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बनाया जा सके। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स वुड हेल्प द कम्युनिकेटर टू यूज देम अप्रोप्रिएटली। वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज इंटरपर्सनल चैनल्स। इंटरपर्सनल चैनल्स की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू दोज विच आर यूज्ड फॉर फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। पारस्परिक जो माध्यम है उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने का कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने का संचार होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल चैनल्स कहेंगे। नंबर 2 है आपका मास मीडिया चैनल। दीज इनेबल द मैसेज टू रीच अ लार्ज डाइवर्ज ऑडियंस इन अ रिलेटिवली शॉर्टर टाइम। ठीक है, तो मास मीडिया जो माध्यम होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जो मैसेज है उसको एक लार्ज ऑडियंस तक, डाइवर्ज जो ऑडियंस है उसके पास तक पहुंचाने के लिए, वो भी कम टाइम में, हम मास मीडिया चैनल्स का यूज़ करते हैं। मास मीडिया जो माध्यम है उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो रेडियो है, जो टीवी है, उसके माध्यम से हम कम समय में, शॉर्टर टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को हम पहुंचा सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 3 आपका जो है वो लोकलाइट चैनल्स हैं। लोकलाइट जो आपका कहते हैं माध्यम में, वो क्या होते हैं, दे ओरिजिनेट विद इन द सोशल सिस्टम ऑफ द रिसीवर। ये क्या है, ये सोशल सिस्टम जो रिसीवर्स हैं उनके साथ में होते हैं, जैसे कि आपके नाइबर्स, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका ओपिनियन लीडर हैं, ये सारे आपके क्या हैं, लोकलाइट चैनल्स में आपके पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, आपके जो लीडर्स हैं, वो सारे लोग आते हैं जिनके पास आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और नंबर 4 है कॉस्मोपोलाइट चैनल्स। दे ओरिजिनेट आउटसाइड अ पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। थर्ड एलिमेंट इज टाइम अर्थात समय। समय की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है डिफ्यूजन प्रोसेस का। Time is an obvious aspect of any communication process. Time does not exist independently of events, but it is an aspect of every activity. The time dimensions is involved in diffusion. ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो विसरण प्रक्रिया में समय का महत्वपूर्ण स्थान है, और उचित समय पर विसरण करने से जो नवाचार की दर है, यानी उसका जो रेट है वो अधिक होता है। यदि उचित समय नहीं है तो व्यक्ति उस नई सूचना को सुन के छोड़ देता है तथा सोचता है कि समय आने पर वो उसको दोबारा से कहते हैं कर लेगा, उस काम को उसके ऊपर विचार करेगा, लेकिन जब समय आता है तब तक सूचना वो भूल जाता है। तो इसलिए सही समय पर अगर हम सही सूचना दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उससे क्या है, आपका जो विसरण है, आपकी जो अडॉप्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 4th और लास्ट वन, जो कि आपका विसरण प्रक्रिया का चौथा एलिमेंट है, सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक तंत्र। सामाजिक तंत्र इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स दैट आर इंगेज्ड इन जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग
To accomplish a common goal, the members of units of a social system may be individuals, informal groups, organizations, and/or subsystems. The social system constitutes a boundary within which an innovation diffuses. एक सामाजिक तंत्र की चर्चा के अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जो आपस में अंतर संबंधित हो तथा एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने में तथा किसी समस्या को हल करने में एक दूसरे के साथ सहयोगी भावना से जुड़े हुए हों। इस समूह में व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, अनौपचारिक समूह भी हो सकता है एवं किसी अन्य सामाजिक संगठन के रूप में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के समूह में किसी व्यक्ति ने यदि कोई नई सूचना ग्रहण की है तो उस नूतन सूचना को वह अपने समूह में बांटेगा, लोगों तक पहुंचाएगा और इस तरीके से क्या होगा कि लोग क्या हैं, अपने सोशल सिस्टम के यानी अपना जो सामाजिक तंत्र है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो ग्रुप है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करता है तो उनकी बातों को वो मानेगा और वहाँ पर क्या है, अडॉप्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो सोशल सिस्टम के अंदर अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इनोवेशन को, किसी भी नए आइडिया को अगर हम प्रसारित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो वो वहाँ पर अडॉप्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि हम डिफ्यूजन की प्रोसेस के कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।